अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स 101 लेक्चर नंबर 25 कैपेसिटर्स एंड करंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर हमारे पास कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो हैंड आउट से बाकायदा ये एमसीक्यूज़ लिए गए हैं, सारे के सारे टोटल 6 पेजेस के करीब एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास। और इससे पहले भी बाकी के वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो नीचे आपने चैनल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से एक प्लेलिस्ट का बटन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सारे प्लेलिस्ट आ जाएंगे। तो आपके जो फिजिक्स 101 से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट हमारे पास बना हुआ है वो यहाँ पर आपके पास मौजूद है। 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन फॉल 2023। तो आपने इसको देख लेना है। इससे पहले की वीडियोस भी आ जाएंगी और आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगी। तो फिलहाल तक हमने तकरीबन ये हमारे पास होगा 7वां चैप्टर होगा। तो ये 7वां चैप्टर है फाइनल टर्म से रिलेटेड, और अब तक हमने तकरीबन मोर देन 200 प्लस एमसीक्यूज जो वो हम ऑलरेडी इन्हीं 7 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप खुद सोचें, अभी 7 लेक्चर्स के अंदर हमने 200 प्लस एमसीक्यूज कर लिए हैं, तो बाकियों के अंदर कितने हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास तकरीबन 20 तक लेक्चर्स जो है वो मजीद भी रहते हैं। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा लें कि आखिर में हमारे पास तकरीबन 600-700 एमसीक्यूज बन जाएंगे, और उनके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसके अंदर प्रॉपर सारी फाइल एक साथ ही सारे चैप्टर्स जो है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, जो कि लास्ट जो लेक्चर होगा उसी के अंदर ही हम सारा कवर कर देंगे। और फिलहाल तो चैप्टर वाइज चल रहा है, तो इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। और आज का चैप्टर हमारे पास लेक्चर नंबर 25 है, कैपेसिटर्स एंड करंट। तो इसमें जो हमारे पास जो पहले एमसीक्यूज है, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है सीरीज़ और पैरेलल वाली चीज़। वोल्टेज का वो होगा, सीरीज़ में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, चार्ज क्या चीज़ है, और बाकी सारी चीज़ें वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से पहले एमसीक्यू शुरू हो रहा है। 2 कंडक्टर्स आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स फॉर्म आ। तो वो क्या फॉर्म करता है, हमारे पास कैपेसिटर फॉर्म करता है। तो 2 कंडक्टर है, आइसोलेट कर रहे हैं वन अनदर से एंड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, और इनके इर्द गिर्द कर रहे हैं, वो क्या फॉर्म करेंगे, वो हमारे पास कैपेसिटर फॉर्म करेंगे। 2 कंडक्टर है, क्या फॉर्म करेंगे, वो एक कैपेसिटर फॉर्म करेंगे। ये हैंडआउट्स की लाइन है, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इसको आपने एज इट इज़ रट लेना है। एंड वीयू वाले ऐसे ही आपको उठा के दे देंगे, बीच बीच में से लाइन है। और इस दफ़ा सारा का सारा जो है फाइनल टर्म से आने वाला है, तो आपने ये चीज़ें नोट करनी है कि लाइन बाय लाइन आपको रीड करना होगा। अगर आप जो है पासिंग मार्क्स भी लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा एमसीक्यूज आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। हमारे पास 2 कंडक्टर्स आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड फ्रॉम देयर सराउंडिंग, वही सेम एज इट इज़ लाइन लिखी हुई है, फॉर्म अ कैपेसिटर यहाँ पर बता दिए। जब वो बता दे आपको, पहले स्टेटमेंट में ब्लैंक्स आपको बता दे, तो उसके बाद लाजमी बात है आपसे कोई रीज़न पूछेगा। दीज कंडक्टर्स मे बी ऑफ, तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये कंडक्टर्स हो सकते हैं एट डैश एंड एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो ये भी एज अ ब्लैंक आपसे पूछ सकते हैं कि किसी भी डिस्टेंस पर होंगे एक दूसरे से। तो ये क्या होंगे ये कंडक्टर। अब हम यहाँ से सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ब्लैंक पूछा जा रहा है, तो हम एमसीक्यूज के जो ऑप्शन है उनको देखेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि ये लाइन किस तरह से कंप्लीट होने वाली है। तो कंडक्टर्स की शेप की बात हो रही है, शेप और साइज नीचे एमसीक्यू में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है शेप एंड साइज, या फिर सिर्फ और सिर्फ शेप या साइज आएगा। तो हम इसको देखते हैं कि इधर क्या आएगा हमारे पास। दिस कंडक्टर मे बी ऑफ एनी शेप, स्पेसिफिक शेप, या एनी शेप एंड साइज, या फिर स्पेसिफिक शेप एंड साइज। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट होगा आंसर वो होगा एनी शेप एंड साइज। ये जो कंडक्टर होते हैं वो किसी भी शेप के और किसी भी साइज के हमारे पास होते हैं एट एनी डिस्टेंस, यानी और वो किसी भी डिस्टेंस पर आप एक दूसरे से वो रख सकते हैं। एंड एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से किसी भी डिस्टेंस पर हम इसको रख सकते हैं इन कंडक्टर्स को, जो कि किसी भी शेप और साइज के होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि किसी भी डिस्टेंस पर, एनी डिस्टेंस भी आपसे ब्लैंक में पूछा जा सकता है। अब जाहिर सी बात है इसको मैं दोबारा से नहीं लिख सकता, तो आपने इन जो लाइनों के अंदर है इनको भी ऐसे पढ़ना है कि जैसे ये पूरा ही ब्लैंक के अंदर इंक्लूडेड हो, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन द कंडक्टर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करें हम कंडक्टर्स के दरमियान में, ये बाकायदा पूरी लाइन लिखी हुई है समझाने के लिए आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देन देयर इज एंड डैश इन द स्पेस बिटवीन देम। तो हमारे पास अब यहाँ से जाहिर सी बात है 5-6 तो नहीं चल रहा हमारे पास कि डैश में हमें पता होगा कि क्या आने वाला है। अब इसको समझना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए। तो समझने के लिए क्या करना है, अपने नीचे ऑप्शंस में जाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि पूछना क्या चाह रहे हैं। तो ऑप्शन में फील्ड लिखा हुआ है, यानी आपसे फील्ड के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी फील्ड होगी। देन देयर इज एन फील्ड, कौन सी फील्ड होगी, इन द स्पेस बिटवीन देम।
तो इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है उसके दरमियान हमारे पास कौन सी फील्ड होगी, तो वो फील्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये आपने लाजमी याद रख लेना है। बाकी ऑप्शंस वी वाले दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स फ्रॉम द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास चार्जेस से आ रहा है, दैट हैव बीन पुश्ड टू द प्लेट्स बाय द। तो हमारे पास प्लेट्स की तरफ जो है वो पुश किया जाता है बाय द, यानी किसके जरिए किया जाता है, आपसे वो चीज़ पूछी जा रही है। तो इसका मतलब है ये एक स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है जो कि हमसे पूछी जा रही है कि चार्जेस को पुश किया जाता है प्लेट्स की तरफ। तो वो प्लेट्स की तरफ किसके थ्रू पुश किया जाता है, वो हमारे पास होती है बैटरी। बैटरी है जो कि हमारे पास ये चार्जेस को पुश करती है प्लेट्स की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द अमाउंट ऑफ चार्ज पुश्ड ऑन द कंडक्टर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डैश डिफरेंस बिटवीन द बैटरी टर्मिनल्स। तो हमारे पास जो है अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि पुश कर रहे हैं हम कंडक्टर की तरफ, वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। तो ये आपने लाजमी याद रख लेना है। तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो कौन सी डिफरेंस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द बैटरी टर्मिनल। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है हियर hence q proportional to v to convert this into an equality we write q equal to। अब यहाँ से जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनल साइन जब हटता है तो हमारे पास इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है। तो q इक्वल टू आ जाएगा, जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो q इक्वल टू हो जाएगा, सही हो गया। और जो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा वो हमारे पास होगा c, और c लगेगा और उसके साथ जो v है वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो इक्वल के साथ यहाँ पे इक्वल तो इन्होंने लिखा हुआ है और एक कांस्टेंट आएगा जो कि होगा c, और v तो साथ में आएगा ही आएगा। तो v जाहिर सी बात है बाद में आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। इधर इसमें और इसमें आपको देखना है। तो अब कांस्टेंट कौन सा लगेगा वो जाहिर सी बात है आपको पता होगा जब आपने हैंडआउट्स रीड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। और चैप्टर भी कैपेसिटेंस का चल रहा है, तो सारी चीज़ें जब हमें पता चल जाती है, किसी जगह पे जैसे कूलम्स लॉ में k लग जाता है, तो वो हर एक जगह पे हर उस हिसाब से हमारे पास कांस्टेंट लगता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट जो लगेगा वो c लगेगा, और बाकी v तो जाहिर सी बात है ये बचा हुआ था, ये नीचे आ गया। तो q इक्वल टू सी वी, और ये बाकायदा फॉर्मूला है। और ये अगर आप देखें तो एमसीक्यूज में अगर कोई एमसीक्यू छोटा सा पूछना हो उन्होंने, ये इन फार्मूलाज के थ्रू वो दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपने याद रखनी है, जैसे पावर हो गया P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, वर्क हो गया W इक्वल टू एफ डी। तो इसी छोटी छोटी हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं इनको आपने लाजमी याद रखना है। ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं आपसे एज अ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश अबव द टॉप प्लेट। तो आपसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप बता रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्लेट्स के ऊपर, यानी ये आपसे पूछ रहे हैं कि प्लेट्स के ऊपर जो है वो कितनी होती है। तो वो हमारे पास होती है 0, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अबव द टॉप प्लेट्स, यानी ऊपर वाली जो प्लेट्स होती है वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होती है 0। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश अबाउट द टॉप प्लेट, द फ्लक्स थ्रू द एरिया ए ऑफ द प्लेट इज फाई इक्वल टू ई ए इक्वल टू। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सॉरी, यहाँ पर जो ब्लैंक था वो मैंने इधर एज इट इज लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ क्या होती है यहाँ पर, ये तो पिछले ब्लैंक का हिस्सा है जो कि मैंने यहाँ पर लिखना था। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 अबाउ द टॉप प्लेट, तो वो 0 होती है अबाउ द टॉप प्लेट। द फ्लक्स थ्रू द एरिया ए ऑफ द प्लेट इज फाई इक्वल टू ई ए इक्वल टू। तो वो जो फ्लक्स है थ्रू द एरिया ए ऑफ द प्लेट, जब ए आ जाएगा तो वो फाई इक्वल टू ई ए के इक्वल होता है, और ई ए जो है वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो 0 लिखा हुआ है ये नीचे आएगा, यहाँ पर थोड़ी सी हमारे पास जो 0 है वो सही से नहीं लिखा हुआ, ये नीचे आएगा, बेस में बिल्कुल यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ होगा। तो एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये ई ए जो है वो किसके इक्वल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो फ्लक्स है आपको बोल रहे हैं ये इक्वल है हमारे पास ई ए के। तो ई ए किसके इक्वल है हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। ये शायद हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये ई ए के इक्वल है, और ये जो ई ए है हमारे पास ये मजीद फर्दर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है हमारे पास। और यहाँ पर 0 आएगा जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो इसको आप देख के करेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगी, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो है यहाँ से फर्दर एमसीक्यू इस चीज़ का पूछा जा रहा है फॉर्मूले का कि ई ए जो है वो किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कैपेसिटेंस विल बी लार्ज। अब यहाँ से जो एमसीक्यूज शोर हो रहे हैं वो सारे सीरीज पैरेलल और बाकी सारी चीज़ें हैं, इनको आपने वोल्टेज चार्ज सारी चीज़ें हैं, इनको आपने लाजमी से जो है वो गौर से देखना है ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि इनमें हल्का सा फ़र्क होगा। अगर आप उस फ़र्क को देख लेंगे तो आप जो जितने भी एमसीक्यूज इधर से पूछे तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर ये फ़र्क नहीं देख सकते आप तो आपने सब एमसीक्यूज हैं उनका आंसर गलत कर देना है।
तो यहाँ से हम देखते हैं कैपेसिटेंस विल बी लार्ज। तो यहाँ से कैपेसिटेंस की बात हो रही है कि कैपेसिटेंस कब ज़्यादा होगी, जब प्लेट्स जो है वो ओपन होंगे एक दूसरे के या फिर क्लोज होंगे। तो अब याद रखना है आपने कैपेसिटेंस कब ज़्यादा होगी, लार्ज कब होगी, एंड इफ़ द प्लेट्स हैव अ लार्ज एरिया। अब ये भी आपसे पूछ सकते हैं प्लेट्स की जो है वो एरिया कितना होगा, लार्ज होगा या क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। जब कैपेसिटेंस जो है वो लार्ज होंगे तो जाहिर सी बात है एरिया भी लार्ज होगा। ये आपने लाजमी याद रखना है, इस स्टेटमेंट में बाकायदा लिखा हुआ है। जब कैपेसिटेंस लार्ज होगी तो हमारे पास जो है प्लेट्स का एरिया जो है वो भी लार्ज ही होगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ पूछी जा रही है, इफ़ द प्लेट्स आर डैश टू ईच अदर, तो प्लेट्स क्या हो आपस में, ईच अदर यानी आपस में प्लेट्स क्या हो। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन पढ़ लेंगे, चीज़ क्लियर हो जाएगी, ओपन हो या फिर क्लोज हो। तो जब प्लेट्स आपस में क्लोज होंगी तो कैपेसिटेंस लार्ज बनेगी, और जिसकी वजह से हमारे पास जो प्लेट्स का एरिया है वो भी लार्ज होगा। तो कैपेसिटेंस लार्ज होगी तो प्लेट्स हमारे पास क्लोज होने चाहिए एक दूसरे के। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, वी हैव सिंप्लीफाइड द कैलकुलेशन बाय अज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रिक्टली डायरेक्टेड डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास डाउनवर्ड है, ये भी आपसे ब्लैंक में पूछा जा सकता है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ये जो बाकी ब्लैंक में लिखा हुआ है पूरी स्टेटमेंट आपको रटी हुई होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। दिस इज ओनली ट्रू इफ द प्लेट्स आर इनफाइनाइटली। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो तभी ट्रू होगा जब हमारे पास प्लेट्स जो है वो क्या हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो। तो जब प्लेट्स जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग होंगी हमारे पास, तो तभी ये जो स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड होती है हमारे पास, तो ये चीज़ हमारे पास ट्रू होगी। तब ट्रू होगी जब हमारे पास प्लेट्स जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग होनी चाहिए। जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, एनी अरेंजमेंट विथ टू प्लेट्स फॉर्म अ। तो कोई भी अरेंजमेंट जो है वो प्लेट्स के साथ की जाए वो हमारे पास एक कैपेसिटर फॉर्म करते हैं। तो ये आपने लाजमी याद रख लेना है। यहाँ पर तो जाहिर सी बात है मैंने रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, चैप्टर किसका चल रहा है, कैपेसिटर का, तो हमें पता है कैपेसिटर ही आएगा हर जगह पे। लेकिन वीयू वाले आपको पता है ना, वो ब्लैंक्स दे रहे हैं आपको, मजाक तो नहीं होगा वहाँ पर, तो वो किसी भी तरीके से आपको घुमा देंगे इसी चैप्टर के अंदर से ही कंफ्यूज करने के लिए। तो रटा लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट ही आप रट लो पूरा, ताकि आप गलती ना करो। कि अरेंजमेंट यानी प्लेट के साथ कोई भी छेड़छाड़ी करो, उसने फॉर्म क्या करना है, कैपेसिटर फॉर्म करना है। अरेंजमेंट मतलब उसको मुख्तलिफ तरीकों से रखना है जिस तरह से रखते हैं, लेकिन हम इसको बोलेंगे छेड़छाड़ी। कोई भी इसके साथ प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ी करेगा किसी भी तरीके से, उसने क्या फॉर्म करना है, कैपेसिटर फॉर्म करना है। कहानी खत्म हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, एनी अरेंजमेंट विद टू प्लेट्स फॉर्म अ कैपेसिटर। सही हो गई। अब ये वही लाइन दोबारा से यहाँ पर लिखी हुई है और आपको ब्लैंक भी बता दिया कि वो क्या फॉर्म करता है, कैपेसिटर फॉर्म करता है। लेकिन इसके आगे बुक में 3 चीज़ें लिखी हुई थी जो कि मेरे ख्याल में इनकी एग्जाम्पल्स है कैपेसिटर फॉर्म करने के लिए। तो प्लेट्स मेरे ख्याल में शायद ये इसको प्लेट्स कह रहे हैं, या फिर जो फॉर्म कर रहे हैं कैपेसिटर इसको कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं इसके आगे, जो कि एज ए एग्जाम्पल इन्होंने लिखी हुई थी सारी चीज़ें। प्लेन लिखा हुआ है, सिलेंड्रिकल लिखा हुआ है और स्पेरिकल लिखा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो इसी के साथ कैपेसिटर के आगे लिखी हुई हैं हमारे पास, और ये तीनों जो है वो इसी की एग्जाम्पल्स हैं। अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा ये प्लेट्स के बारे में लिखा हुआ है या फिर जो कैपेसिटर फॉर्म करते हैं वो ये इस तरह से होते हैं या क्या सीन होता है, ये थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा आपको। कि एनी अरेंजमेंट विथ टू प्लेट्स जो है किसी भी अरेंजमेंट जो है प्लेट्स के साथ हो जाए तो हमारे पास कैपेसिटर फॉर्म करता है, और उसी के आगे हमारे पास ये तीनों एग्जाम्पल्स लिखी हुई थी, प्लेन, सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल। अब ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है तो इन इसी लाइन से रिलेटेड, लेकिन एग्जाम्पल किसकी है ये आपने देखना है ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। और अगर हो सके तो नीचे कमेंट में भी आपने इसके बारे में लिख देना है। और ये तीनों एग्जाम्पल्स जो है वो इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है, और ये हमारे पास ऑल ऑफ देम पर आपने क्लिक करना है। ऑल ऑफ देम हो सकता है उसमें ना लिखा हो, इनमें से 2 चीज़ें लिख दें या 1 लिख दें या कुछ भी लिख दें। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए जो कि इस स्टेटमेंट से मुंसलिक हैं। सही है, ये आपने लाजमी याद रख लेना है कि ऑल ऑफ देम यानी ये तीनों एग्जाम्पल, प्लेन भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, स्पेरिकल भी हो सकता है, मतलब ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड है इस लाइन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स में। द डैश डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री, द साइज ऑफ द प्लेट्स एंड द गैप बिटवीन देम। तो कैपेसिटेंस जो चीज़ है जो कि हमारे पास डिपेंड करती है ज्योमेट्री पे, प्लेट्स के साइज पे और उनके दरमियान का जो गैप होता है उस पे। तो ये जो 3 चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये भी आपसे 3 नंबर के लिए पूछी जा सकती है। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो 3 चीज़ें आप बता दो। 3 नंबर का सवाल पूछ लिया, चलो जी, कोई रीजनिंग नहीं, सिंपल सा पूछ लिया। अब जिसने हैंडआउट्स की लाइनें पढ़ी होंगी उसको ही पता चलेगा कि ये आया कहाँ से। तो हमारे पास जो है कैपेसिटेंस डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे, प्लेट्स की साइज पे और उनके दरमियान को जो स्पेस होता है उस पर डिपेंड करता है, वो होता है कैपेसिटेंस। तो ये आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, वन कैन टेक डैश कैपेसिटर्स इन वेरियस वेज।
तो वन कैन टेक डैश कैपेसिटर इन वेरियस वेज एंड दस चेंज द अमाउंट ऑफ चार्ज दे कैन कंटेन। वन कैन टेक डैश कैपेसिटर्स इन वेरियस वेज, तो हमें कम से कम जो कैपेसिटर लेने होंगे वो कितने होते हैं, 2 या फिर 2 से ज्यादा। एक हम नहीं ले सकते, कम से कम होंगे 2 और 2 से ज्यादा कैपेसिटर जो है वो हम ले सकते हैं वेरियस वेज यानी मुख्तलिफ तरीकों के लिए। नेक्स्ट यानी 2 लाजमी होने चाहिए, 2 से कम नहीं होंगे, 2 और मोर। ये हैंडआउट्स की बाकायदा लाइन से सारी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कैपेसिटर कैन बी यूज इन डैश लाइकवाइज रेजिस्टर्स, तो हमारे पास कैपेसिटर्स जो है उनको हम सीरीज में भी यूज कर सकते हैं और पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे इस टॉपिक का जो है वो मेन हिस्सा है। और यहाँ से जो है वो सीरीज और पैरेलल जो है वो सही डीप में जाने वाला है, तो इन चीजों को जो फर्क है इन दरमियान का वो अपने लाजमी याद रख लेना है। तो कैपेसिटर्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं, सीरीज में भी कर सकते हैं और पैरेलल में भी कर सकते हैं। सीरीज में जब करते हैं तो उसके अपने रूल्स और चीजें हैं, और क्या चेंज होगा, क्या बढ़ेगा, क्या सेम होगा, सारी चीजें। और पैरेलल भी उसी तरीके से सारी चीजें उसी के अंदर डिफरेंट है, दोनों में हल्का सा फर्क है। उस फर्क को आपने लाजमी याद रखना है कि क्या फर्क है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब यहाँ से ये चीज आपने समझनी है कि जब कैपेसिटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट होगा, कौन कनेक्ट होगा, कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्ट होगा तो हमारे पास जो टोटल कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास है ट्रू। अब यहाँ से आपसे ये भी चीज पूछी जा सकती है, ट्रू फॉल्स में हो सकता है ना पूछे आपसे, तरीका उनका अपना है, वो किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछे व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन डैश देन द टोटल कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीज। तो कैपेसिटर जब सीरीज में कनेक्टेड हो जाए तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। वो कौन सी उसमें होगा, कैपेसिटर किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में होंगे या फिर पैरेलल में होंगे, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। या फिर वो ट्रू फॉल्स में बना के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने यहाँ से रट्टा नहीं लगाना कि इसी तरह से ही पूछा जाएगा, क्योंकि मैं पास्ट पेपर नहीं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और पास्ट पेपर से जाहिर सी बात है आएगा भी कुछ भी नहीं। इस दफा आप देखो जो भी पास्ट पेपर करेगा ना वापसी उसने इसी वीडियो पे आना है। तो व्हेन द कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब कैपेसिटर्स जो है उनको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये आपको ऐसे ही रटा हुआ होना चाहिए। जब कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों हो जाती है, जब सीरीज का फॉर्मूला हमें पता होगा तो तब हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो कि आने वाला है, इसका फॉर्मूला भी आगे। फिलहाल ये स्टेटमेंट आप याद रख लो कि कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में कनेक्ट होंगे तो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज होगी, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों होगी, फॉर्मूला देखेंगे फिर समझ आ जाएगी चीजें। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास द इंटरनल डिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स प्लेट विल बी डैश आफ्टर कनेक्टिंग द मल्टीपल कैपेसिटर्स इन सीरीज। अब ये सीरीज से रिलेटेड दोबारा अगला एमसीक्यू आ गया, जिसमें बताया जा रहा है कि इंटरनल डिस्टेंस जो होगा कैपेसिटर्स प्लेट का वो क्या हो जाएगा आफ्टर कनेक्टिंग द मल्टीपल कैपेसिटर्स इन सीरीज। जब हम मल्टीपल कैपेसिटर्स को जो है वो कनेक्ट करेंगे आपस में, मल्टीपल कैपेसिटर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट करने के बाद जो हमारे पास जो इनका इंटरनल डिस्टेंस यानी इनके अंदर का जो डिस्टेंस फासला है प्लेट्स का, कैपेसिटर प्लेट्स का, वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इनके दरमियान का फासला क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जब हम मल्टीपल कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये सारी ट्रू स्टेटमेंट्स है, आपने इनको लाजमी याद रखना है। ये आपसे एज अ ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर इंक्रीज लिख देंगे, वो उन पर डिपेंड करता है वो किस तरह से पूछते हैं आपसे। लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है कि इंटरनल डिस्टेंस जो है वो कैपेसिटर्स का वो इंक्रीज हो जाएगा जब हम मल्टीपल कैपेसिटर को सीरीज में जो है वो रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज। क्या है हमारे पास, वो सी टोटल इक्वल टू यानी टोटल हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगी, तो इसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/C1 प्लस 1/C2, और जितने कैपेसिटेंस हमने रखे हैं उसी तरह से हमने उसको ऐड करता जाना है प्लस 1/, बस शर्त ये है कि हमने उसको 1 से डिवाइड करना है। तो 1 से जब हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय जिसको भी करते हैं वैल्यू को, तो आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में जब आएगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, अगर ये यहाँ पर आ जाए एक ही लाइन में, एक सेकेंड, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सही है, यहाँ पर भी हमने कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में, सही हो गया। तो टोटल सी कितना हो जाएगा, देन द टोटल कैपेसिटेंस विल बी, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों होगी, जब C1 हमारे पास फर्ज करो 40 है, C2 20 है, तो जब 1/40 होगा 1/20 होगा तो आंसर पॉइंट में आएगा, छोटा आएगा आंसर, क्योंकि हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें ये 40 था, ये 20 था, तो 60 हो जाना चाहिए, लेकिन आंसर हमारे पास
बहुत ही कम आएगा, यानी 60 तो कम से कम नहीं आएगा। जब हम 1 से डिवाइड करेंगे और इसको 1 से डिवाइड करेंगे, आने वाला आंसर पॉइंट में होगा, तो उसको हम प्लस करेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि सीरीज में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और यही मेन डिफरेंस है। बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को ही याद रख लो तो चीज़ें जो आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सीरीज के लिए फॉर्मूला भी यू सीरीज में ही लिखा हुआ है, सही है। सी टोटल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये डिवाइड की फॉर्म में होता है। सीरीज में जो होता है ये आपने लाजमी याद रख लेना है। सीरीज में डिवाइड में होता है फॉर्मूला, ये आपने याद रख लेना है। और वो डिवाइड हम किससे करते हैं, 1 से करते हैं। और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, हमें पता है ये फॉर्मूला इसका यही है, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। आपसे वो घुमा के पूछेंगे यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द चार्ज इज। तो चार्ज के लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं 9, 10 से, क्या होता है वो, अब तो मेरे ख्याल में 4, 5 में भी होगा ये फॉर्मूला। तो Q इक्वल टू CV। तो कैलकुलेट चार्ज क्या है, चार्ज का सिंबल होता है Q, और Q किसके इक्वल है हमारे पास, CV के इक्वल है। CV बोलते हैं ना बार बार, CV लाओ, तो ये CV आ गए यहाँ पर टू कैलकुलेट चार्ज। चार्ज को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, CV, Q इक्वल टू CV। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज। क्यों इंक्रीज हो जाएगी, अभी मैं बताता हूँ आपको। ऊपर क्या था, डिवाइड हो रहा था, तो टोटल जो है वो डिक्रीज हो रही थी। क्यों हो रही थी, क्योंकि वो सीरीज में था, इसलिए। जो टोटल थी C1 फर्ज करो 40 है, C2 20 है, तो ये इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि वो 1 से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर पॉइंट में आएगा, वैल्यू छोटी हो जाएगी, प्लस करने पर वही नहीं आएगी जितनी हमें, जाहिर सी बात इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये उलट है पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस जो वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि वहां पे फॉर्मूले में सिंपल प्लस होता जाता है। जैसे यहाँ पर है ना C1 प्लस C2 C3, इस तरह से पैरेलल में फॉर्मूला होता है। अब ये इन्होंने मेन डिफरेंस रखा हुआ है हमें कंफ्यूज करने के लिए, फॉर्मूला भी जिसने बनाया हुआ है कंफ्यूज। सीरीज में सिंपल सा यूं करके लिख देते C1 प्लस C2 C प्लस C3, तो याद हो जाता कि सीरीज में सारी चीजें चल रही हैं प्लस। लेकिन नहीं, उन्होंने उलट रखा हुआ है ताकि उन्होंने भी कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश की हुई है। VU के साथ मिले हुए सारे। तो हमारे पास क्या किया हुआ है उन्होंने, 1/C1 किया हुआ है, क्योंकि सीरीज में है तो इसलिए ये डिवाइड में है। इसको ऑपोजिट आप समझ लो। और जो चीज सीरीज में यानी सिंपल सीधी लिखी होगी C1 प्लस C2, तो वो किस में आएगी, पैरेलल में आएगी। जब वो पैरेलल में आएगी तो 20 प्लस 40 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो जब ये कैपेसिटर छोटे छोटे आपस में मिलेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू पे क्लिक कर देंगे, उधर उनका काम है वो इंक्रीज आपसे पूछे, डिक्रीज पूछे, वो कर लेंगे। आपने यहाँ से ये याद रखना है कि जब हम पैरेलल में जो है कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, व्हेन द इंटरनल डिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर प्लेट इज डिक्रीज। ऊपर कोई और एमसीक्यूज था जो कि हमारे पास इंटरनल जो, इसको देखते हैं बाद में, उधर भी जाते हैं क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। और इसको इधर ही अगर हम ये फर्क मिटा दें तो मसला नहीं होगा आगे हमें। व्हेन द इंटरनल डिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स प्लेट इज डिक्रीज, जब हमारे पास इंटरनल डिस्टेंस जो है वो कैपेसिटर प्लेट का डिक्रीज कर दें तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपने ये याद रखना है कि जब हमारे पास इंटरनल डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा, इंटरनल डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा कैपेसिटर के दरमियान का, तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटेंस प्लेट के दरमियान अगर हमारा डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, मजीद करीब हो जाएंगे। डिक्रीज मतलब कम होना, जो डिस्टेंस कम होगा तो वो ज्यादा करीब आ जाएंगे। ज्यादा करीब आने की वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो कि है एक ट्रू स्टेटमेंट। और ये हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, ये आपने एज इट इज याद रख लेना। लेकिन इसके ऊपर जो स्टेटमेंट थी वो मैं थोड़ी सी भूल गया हूँ कि वहां पे क्या लिखा हुआ था, कहाँ गया वो, शायद ये स्टेटमेंट था हमारे पास, इंटरनल डिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स प्लेट्स विल बी इंक्रीज आफ्टर कनेक्टिंग मल्टीपल कैपेसिटर्स इन सीरीज। अच्छा, ये अलग ही है हमारे पास थोड़ा सा। इसमें ये था हमारे पास कि जब हम मल्टीपल कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, मल्टीपल कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो इंटरनल डिस्टेंस कैपेसिटर्स का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब हम मल्टीपल कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर सिंपल सी लाइन लिखी हुई थी, जब हम मल्टीपल कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे फर्क था कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं मल्टीपल कैपेसिटर्स को तो हमारे पास जो इंटरनल डिस्टेंस होता है कैपेसिटर्स का
वो इंक्रीज हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द इंटरनल डिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर प्लेस इज डिक्रीज। तो जब हमारे पास इंटरनल डिस्टेंस कैपेसिटर का डिक्रीज करते हैं हम, तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। इसमें थोड़े अलग स्टेटमेंट है और वो सीरीज से रिलेटेड था, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। चीज़ें वही है लेकिन सीरीज का अलग है हमारे पास और इसका अलग है। जिसमें सिंपल सी बात लिखी हुई है, ये दोनों के लिए होगी क्योंकि यहाँ पे कोई वो मेंशन नहीं किया हुआ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरनल डिस्टेंस हमारे पास जब भी कैपेसिटर प्लेट का डिक्रीज होगा तो हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगा। कैपेसिटर प्लेट के दरमियान का डिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात, आपने इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे पास है द टोटल कैपेसिटेंस फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूले की बात हो रही है व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपने याद रखना है कि पैरेलल में क्या होगा, ऑपोजिट होता है, जो कि सीरीज में होना चाहिए इस फॉर्मूले को, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा हुआ ताकि हम कंफ्यूज होते रहें। हर साल यही, जो 9th में भी कंफ्यूज होते रहो, मैट्रिक में भी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, फिर वीयू में आओ फिर वहाँ पे भी कंफ्यूज होते रहो, फिर पढ़ाते रहो फिर उसमें कंफ्यूज होते रहो। तो ये पूरा फॉर्मूला आपने याद रख लेना है कि पैरेलल में सीरीज की तरह का फॉर्मूला होगा, यानी सीरीज सीक्वेंस सेम होगी, +1 +2 इस तरह से होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला हो जाएगा। जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C1 + C2, यानी इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, पैरेलल में इंक्रीज होती जाएगी कैपेसिटेंस टोटल। इन सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स द चार्ज अगेंस्ट एनी कैपेसिटर्स इज डैश टू द अदर कैपेसिटर। तो हमारे पास सीरीज कनेक्शन में हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं तो उसमें जो चार्ज होता है अगेंस्ट एनी कैपेसिटर, यानी किसी भी कैपेसिटर के अगेंस्ट जो भी चार्ज होगा हमारे पास वो होता है सेम टू द अदर कैपेसिटर, यानी जितने भी कैपेसिटर होते हैं उनका चार्ज जो हमारे पास सेम होता है। किस में सेम होता है, सीरीज में सेम होता है। एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला देख ले हम। खैर फॉर्मूले में इधर तो कुछ नहीं लिखा, वो अलग से चार्ज का फॉर्मूला होता है, Q = CV, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो किधर गया, हम जहाँ पे थे, द चार्ज अगेंस्ट, हाँ ये वाला एमसीक्यू हम देख रहे थे कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, कैपेसिटर में तो हमारे पास जो चार्ज होता है अगेंस्ट एनी कैपेसिटर वो सेम होता है, यानी सब कैपेसिटर्स का चार्ज है वो सेम ही यूज होगा। एक दफा आपने Q = CV कर दिया, चार्ज निकाल दिया, तो हमारे पास जो सारी चीजें जो है वो सेम हो जाएगी। Q = CV, सही है। चार्ज हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सीरीज में। तो ये आपने लाजमी याद रखना है, ये एक मेन पॉइंट है कि सीरीज में चार्ज जो है वो सेम होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इन द पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर द चार्ज ऑफ एवरी कैपेसिटर इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो पैरेलल में जो है वो ऑपोजिट होगी चीज। यहाँ पे ट्रू फॉल्स करके पूछा हुआ है, यहाँ पे सेम डिफरेंट, वो उनकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। वो पूछ किसी भी तरीके से सकते हैं, आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है हर एक कैपेसिटर्स का। द चार्ज ऑफ एवरी कैपेसिटर, एवरी लिखा हुआ है, इसका मतलब है हर एक कैपेसिटर का चार्ज डिफरेंट होता है दूसरे से, यानी एक दूसरे से डिफरेंट चार्ज होता है, और सीरीज में सबका सेम होता है। नेक्स्ट, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है तो सही बात होगी। द पोटेंशियल डिफरेंस अगेंस्ट एनी कैपेसिटर इज रिमेन सेम। The potential difference against any capacitor is remain same in the dash connection of capacitors। तो potential difference यानी V जो होता है हमारे पास वो remain same होता है। किस में सेम होता है हमारे पास, पैरेलल में हमारे पास जो potential difference है वो सेम होता है। सीरीज में चार्ज सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, और पैरेलल में हमारे पास potential difference यानी V सेम होता है। तो पैरेलल में V सेम होगा और सीरीज में चार्ज यानी Q सेम होगा। ये दोनों ऑपोजिट में चल रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए, और ये जाहिर सी बात है यही आएगा पेपर में, ये एमसीक्यूज से जाहिर सी बात है यही पूछेंगे ये लोग। लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि ये ऑपोजिट में है, और यही जाहिर सी बात है रियलिटी, हमें यही याद करना है जो लिखा हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास सेम होता है पैरेलल में। नेक्स्ट एमसीक्यू भी जाहिर सी बात है यही होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है। किस में होगा, सीरीज में होगा, क्योंकि वो पैरेलल में सेम है तो सीरीज में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, सही बात हो गई। व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर, तो जब बैटरी को हम कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अपीयर ऑन द, तो जब हम बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जब हम बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कहाँ पे होती है, ऑपोजिट प्लेट पे जाकर जो है वो नुमाया होती है या बनती है, जो भी आप कह सकते हो। अपीयर मतलब जाहिर होती है ऑपोजिट प्लेट में जब हम बैटरी को कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है व्हेन द कैपेसिटर इज डिस्चार्ज द डैश इज रिकवर्ड। तो ये बाकायदा लाइन है, इसको वैसे तो कोई यूज़ नहीं है लेकिन वीडियो वाले हो सकता है आपको दे दें कि जब हमारे पास कैपेसिटर्स जो है वो हमारे पास डिस्चार्ज होता है, हमारे पास क्या होता है, क्या रिकवर्ड करते हैं, एनर्जी रिकवर्ड करते हैं। ये आपने याद रख लेना है। तो हमारे पास जो लैपटॉप शरीफ की बैटरी कम होती जा रही है, तो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये इसका यूनिट है, इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहते हैं, जो कि ईयर का क्या होता है 1.0003। तो ये एक वैल्यू है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की, जो कि हमारे पास इसका सिंबल होता है ये एप्सिलॉन, ये ई जो है लिखा हुआ है और बेस में स्मॉल आर लिखा होगा। तो ईयर की वो क्या है 1.0003। तो 3 0 आ जाएंगे और फिर 3 आ जाएगा, ये आपने याद रख लेनी है। तो इसी तरह डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट प्योर वाटर का भी होता है, और ये जो लिखा हुआ है ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली। ये जो मूछों की तरह बनने में 2 लाइन है, ये इक्वल नहीं है, ये हमारे पास कहलाता है अप्रोक्सीमेटली, यानी अप्रोक्स यानी अंदाजन कितनी होती है वो इक्वली समझ लो, लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। तो हमारे पास कितनी होती है, ये हैंडआउट्स की बाकायदा लाइन है, ये मैंने खुद नहीं लगाया हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है प्योर वाटर की, वो हमारे पास होती है 80। तो ये वैल्यू आपने याद रख लेनी है। नेक्स्ट समझिए हमारे पास द इफेक्ट ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक इज इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। द इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज टू इंक्रीज, यानी डाई इलेक्ट्रिक का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि इंक्रीज करे वो कैपेसिटेंस की, टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये आपने रख लेना है याद, क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर वैसे भी हमें रटा हुआ है, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे भी पता है ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू द इफेक्ट ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक इज टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर if the air between the plates of a capacitor is replaced by dielectric, ये C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D2। तो ये इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। हमारे पास एयर के लिए क्या हो जाएगा ER एज इट इज आ जाएगा, C की जगह क्या आ जाएगा ER आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट A ओवर D एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D एज इट इज आ गया। और ये जो C की जगह इसको हम रिप्लेस कर देंगे एप्सिलॉन और R से, इसको बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसकी जगह डाइलेक्ट्रिक की जगह ये इस तरह से एप्सिलॉन ER आ जाएगा, C हट जाएगा, इसके इक्वल है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। तो इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये 2 MCQs रह गए हैं और चार्जिंग जो है हमारे पास ख़त्म होने वाली है। तो MCQs जो है वो इसके बाद जो क्विज़ होता है हमारे पास, उसको देखने के लिए आपने क्या करना है, ये लास्ट 2 MCQs ही रह चुके हैं, आप ये देख लो अब, क्योंकि डायरेक्ट बंद ना हो जाए, मसला ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये वीडियो हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये 2 MCQs रहते हैं, आप इसको देख लो, यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी हमारे पास जो है अगर आपको इसी क्विज़ को अटेम्प्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा लाइव क्विज़ का, उस पर क्लिक करें, ये लिंक ओपन हो जाएगा। ये क्विज़ यहाँ पर अब दिया हुआ है, इसको स्टार्ट करें। आप यहाँ से प्रैक्टिस कर चुके हैं, बाकी वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। सही है, बैटरी ख़त्म हो रही है, अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।